हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरोश नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है किरोश नर्सिंग क्लासेस के अंदर। जैसा आप सब जानते हैं, जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सीसीआरयूएम या एसवीआईएमएस यानी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हम लेके आए पेज सीरीज। जी हाँ, पेज सीरीज आज क्लास है 161 और इस क्लासेस के अंदर हम अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो चलिए आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से मैं आज अपनी क्लास के अंदर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने के साथ साथ में कुछ चीजें आपको बता दूं कि जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हम लेके आए हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रिकॉर्डेड एंड एमसीक्यू लाइव बैच, जिसके अंदर आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम इट आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ साथ एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी, इन सब के बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी। और ये सब चीजें आपको मिलेगी ओनली 499 के अंदर। इसकी वैलिडिटी रहने वाली है 12 महीने यानी कि 12 मंथ की। ओके, इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनको ने जो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट है टेस्ट सीरीज। उन बच्चों के लिए हम लेकर टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर, साथ साथ आरआरबी के 10 ओल्ड पेपर। और ये जो पेपर रहेंगे इसका पैटर्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपको ये मिलेंगे, आपको पेपर मिलेंगे आपको ओनली 599 के अंदर। ओके, तो इसी के साथ में हम तैयारी शुरू करते हैं और इसी के साथ हम आज की क्लास भी शुरू करेंगे। तो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, और अच्छे से तैयारी कीजिए। टाइम ज्यादा नहीं है, डेट कभी भी आ सकती है। जैसे ही डेट आएगी तो आप सोचिए कि बाकी सब बच्चे भी आपके साथ तैयारी में लग जाएंगे, तो आप जितना पहले से तैयार होंगे वो आपके लिए क्या है, एक तरीके का बेनिफिट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल, द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक पहला सवाल आपके सामने कि एक ऐसी स्थिति, आप ट्रॉमा सेंटर के अंदर है। ओके, आप एक ट्रॉमा सेंटर के अंदर है और वहां पे क्या आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इन सिनेरियो, एक सिनेरियो जहां पे मल्टीपल ट्रॉमा पेशेंट्स आए हैं। आप ट्रॉमा सेंटर में बहुत सारे अलग अलग पेशेंट्स आए जिनको क्या हो रखी है, इंजरी हो रखी है, वहां पे उनको क्या लग रही है, कोई चोट लग रखी है, फ्रैक्चर हो चुका है। ओके, तो arise simultaneously along with orthopedic injuries, the ethical principles that guides resources allocation is। तो इसको मैं हिंदी में अगर एक्सप्लेन करूं तो एक ऐसी स्थिति जब आप क्या पे हैं, एक और ट्रॉमा सेंटर में और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आ रहे हैं जिनको क्या हो रखी है, इंजरी हो रखी है, साथ साथ में ऑर्थोपेडिक वाले पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके पास में रिसोर्सेज है, आप उसको एकदम, अगर हम बात करें, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस टाइम पे आपको कौन सा एथिकल प्रिंसिपल वो फॉलो करना चाहिए। ओके, कौन सा ऐसा जो एथिकल प्रिंसिपल है वो फॉलो करने जिसके जो आपको रिसोर्स एलोकेट करने में हेल्प करे या गाइड करे। तो यहाँ पे आपके सामने बच्चों ऑप्शन है। ऑप्शन ए फिडिलिटी, जिसका मतलब होता है निष्ठा। ऑप्शन बी ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता। ऑप्शन सी जस्टिस यानी न्याय। एंड ऑप्शन डी बेनिफिशंस यानी कि परोपकारिता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रिसोर्सेस है, जैसे हम बात करें आपके पास में वहां पे ड्रेसिंग्स के लिए अगर बात करें कि स्टाफ्स कितने हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास में इंजेक्शंस कितने हैं, या फिर बैंडेजेस कितनी हैं, या फिर सॉल्यूशंस वगैरह, जो भी आपके पास रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल है एट द टाइम, सबको अगर हम बात करें, सबको सही तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है या जो गाइड करता है वो एथिकल प्रिंसिपल कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें निष्ठा यहाँ पे नहीं होगी, फिडिलिटी यहाँ पे नहीं होगी, न ही यहाँ पे आपकी ऑटोनॉमी काम आएगी। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्ता। यहाँ पे आपका जो एथिकल प्रिंसिपल जो आपको फॉलो करना है वो है न्याय, यानी कि कौन सा, जस्टिस। ओके, जस्टिस मतलब कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप रिसोर्सेस आपके पास है, सबको क्या कर रहे हैं, एकदम सही तरीके से जिसको नीड है उसको आप दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, एक जस्टिस। ये एक एथिकल प्रिंसिपल है जो आप फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको अगर ऑटोनॉमी होती तो ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्ता होता है कि आप अपने हिसाब से वहां पे कुछ भी चीजें कर सकते हैं, ऑटोनॉमी है। ठीक है, बट यहाँ पे इस सिचुएशन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, द राइट आंसर विल बी द जस्टिस। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज इंक्रीज इन द हेड सर्कम्फ्रेंस
आप सबको पता है कि हेड सर्कमफ्रेंस के बारे में। ओके, जब बच्चा का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे हेड सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? अब हेड सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो 33 सेंटीमीटर एवरेज होती है। 33 सेंटीमीटर किसी जगह 35 सेंटीमीटर भी होती है। और वहीं चेस्ट की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर कम होती है। वहीं यहाँ पे सवाल क्या बच्चों पूछा जा रहा है कि द एवरेज इंक्रीज इन द हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ एन इन्फेंट फ्रॉम बर्थ टू 3 मंथ। जब जन्म हुआ था, जन्म से 3 महीने, मतलब जन्म से लेके 3 महीने तक उसकी जो हेड की सर्कमफ्रेंस, उसके जो सिर है, उसकी जो परिधि है, वो कितनी बढ़ रही है, वो कितनी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, हर महीने 2 सेंटीमीटर, हर महीने 0.5 सेंटीमीटर, हर महीने 1 सेंटीमीटर, या हर महीने 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, सवाल कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बर्थ के टाइम पे हेड सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, तो 33 भी होती है, किसी किसी जगह 35 भी लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अब बर्थ के टाइम पे जन्म होती है, उस जन्म होने के बाद में हर महीने कितनी सर्कमफ्रेंस बढ़ती है? हर महीने 2 सेंटीमीटर। कितनी? हर महीने 2 सेंटीमीटर फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। ओके, फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। ओके, फर्स्ट 3 मंथ कितनी बढ़ेगी? 2 सेंटीमीटर। ओके, एवरी मंथ। अब वहीं पे इसके बाद में जब 3 से लेके 6, यानी कि 3rd to 6 मंथ, 3 से लेके 6 महीने, ये जो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? ये हर महीने बढ़ेगी 1 सेंटीमीटर। कितनी? हर महीने 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी। उसके बाद में 6 to 12 मंथ, 6 से लेके 12 महीने, तो ये सर्कमफ्रेंस बढ़ेगी 1/2 सेंटीमीटर। कितनी? 1/2 सेंटीमीटर पर मंथ। तो पूरे साल में ये जो हेड सर्कमफ्रेंस है कितनी इंक्रीज होती है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? 12 सेंटीमीटर जो हेड सर्कमफ्रेंस वो इंक्रीज होती है 1 साल के अंदर, फ्रॉम बर्थ टिल 1 ईयर। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपका रहता है फर्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद में 3 to 6, 6 to 12 मंथ। क्लियर? तो यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? 2 सेंटीमीटर पर मंथ। अब वहीं अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता कि ये जो अगर 3 से लेकर 6 महीने के बीच है तो आपको ऑप्शन सी पे टिक मार्क करना होता, और वहीं अगर आपको 6 to 12 पूछा जाता तो 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ के ऊपर आपको टिक मार्क करना होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, द नॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट एन एक्टोपिक साइट, असामान्य स्थान पर उपस्थित सामान्य उत्तक, ओके, विच इज नॉट ए ट्रू ट्यूमर नोन एज। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक नॉर्मल टिश्यू है, एक जो नॉर्मल टिश्यू है जो अपनी जो रियल पोजीशन या रियल उसकी जगह से वो वहां पे नहीं किसी और जगह पे, यानी कि एक्टोपिक है। एक्टोपिक का मतलब क्या होता है? उसकी सेम पोजीशन से जहां पे उसको होना चाहिए वहां से कहीं दूसरी जगह, उसको एक्टोपिक कहते हैं। तो एक्टोपिक की अगर बात करें तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि एक जो नॉर्मल टिश्यू है, जो नॉर्मल टिश्यू है वो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे है। ओके, अपनी नॉर्मल जगह से दूसरी जगह पे है, तो उसको या उस ट्यूमर को क्या कहेंगे? ओके, तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन है टेरेटोमा, कॉन्ड्रोमा, कॉरिस्टोमा एंड हेमोटोमा। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो ट्यूमर है आप इसको कैंसर मत मानना। ओके, इसको कैंसर मत मानना क्योंकि ये कैंसर नहीं होता। ओके, ये एक तरीके से अगर बात करें तो नॉर्मल टिश्यू ही होता है जो किसी एक बॉडी का एक पार्ट जहां पे होता है वहां से नहीं होके किसी और जगह चला गया। ओके, तो उसको हम उस टाइप के ट्यूमर को हम क्या कहते हैं? उस टाइप ऑफ ट्यूमर को हम कहते हैं कोरिस्टोमा। क्या कहते हैं? कोरिस्टोमा। ओके, मतलब टिश्यू is present at another place, मतलब उसकी जो जगह से वो वहां पे नहीं होके कहीं और होता है। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कोरिस्टोमा। और ये कैंसर का नहीं होता, नॉर्मल टिश्यू होता जो नुकसानदायक नहीं होता। क्लियर है? चलिए, ओके, तो इसको हम ट्रू ट्यूमर भी नहीं कहते, विच इज नॉट ए ट्रू ट्यूमर इज नोन एज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके,
अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज liberated by burning 1 gram of foodstuff completely in the presence of oxygen is called। यहां पे बच्चों सवाल क्या पूछा जा रहा है, 1 ग्राम, ओके, 1 ग्राम का जो फूड स्टफ है या खाना है, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, कंप्लीटली यूज किया जा रहा है, कंप्लीटली उसका ऑक्सीडाइजेशन किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हीट जो रिलीज करता है, हीट जो रिलीज कर रहा है, तो उस हीट को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन बी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन सी स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन एंड ऑप्शन डी इज कैलोरी। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो हिंदी में आपको फिर से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूर्ण दहन से मुक्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 1 ग्राम आपने खाना खाया और उसका पूरा अगर बात कर दहन करना या फिर पूरा उसका यूटिलाइजेशन करने के बाद में या उसको बर्न करने के बाद में जो ऊष्मा, जो हीट रिलीज होती है, उसको क्या कहते हैं? ओके, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया, कैलोरीफिक वैल्यू, बेसल मेटाबॉलिक रेट, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन एंड कैलोरी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें, इस टर्म को हम क्या कहेंगे? इस टर्म को कैलोरी नहीं कहेंगे। ओके, कैलोरी नहीं कहेंगे। कैलोरी का मतलब क्या होता है? कैलोरी का मतलब होता है 1 ग्राम। ओके, 1 ग्राम अगर बात करें, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया है, ओके, या फिर फैट है, तो उसके अंदर कितनी किलो कैलोरीज है, वो उसकी इकाई है कैलोरी। बट यहाँ पे कितनी ऊष्मा रिलीज हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर है? ओके, बाकी हम BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है या फिर SDA स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, इसके बारे में आपको आई थिंक आइडिया होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे SDA की अगर हम बात करें, ओके, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, ओके, क्या होता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, इसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, अदरवाइज मैं क्लास एंड होने टाइम आपको बताऊंगा इसके बारे में। चलिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड। ऐसे टाइप का खाना या फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा क्या है? बहुत ही ज्यादा है, तो इस टाइप के फूड को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव, ऑप्शन बी रेगुलेटरी, ऑप्शन सी बॉडी बिल्डिंग, ऑप्शन डी एनर्जी यील्डिंग। तो न्यूट्रिशन के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि अलग अलग टाइप की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, और अपने को क्या प्रोवाइड करते हैं? अपने को प्रोवाइड करते हैं अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है और जो हमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एनर्जी यील्डिंग। क्या कहेंगे इसको? एनर्जी यील्डिंग। ओके, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये अपने बॉडी को क्या देते हैं? ये अपनी बॉडी को देते हैं एनर्जी। ओके, क्या देते हैं? एनर्जी। अब वहीं पे अगर पूछा जाए कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, ओके, बॉडी बिल्डिंग के लिए किस टाइप का फूड होगा जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या होगा? वो होगा प्रोटीन। ओके, प्रोटीन न्यूट्रिएंट है जो बॉडी बिल्डिंग में यूज आता है। वहीं पे अगर हम बात करें रेगुलेटरी, ओके, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन अच्छा आता है तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा मिनरल्स, ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, चलिए, क्लियर है ये बच्चों? विटामिन्स एंड मिनरल्स अगर प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन और एनर्जी के लिए है वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आप सबको पता होगा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP जो लॉन्च किया गया था। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1982 के अंदर। कब लॉन्च किया गया था? 1982 के अंदर लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक टीम बनती है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टीम, जिसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं और एक्सेप्ट कौन इंक्लूड नहीं होता।
तो यहाँ पे सवाल बच्चों पूछा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ टीम होती है उस टीम के अंदर कौन इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन है एक साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, एक न्यूरोसर्जन, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट। तो बहुत ही अच्छा और आसान सवाल है कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है, तो यहाँ पे किनकी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी साइकियाट्रिक सोशल वर्कर की, साइकोलॉजिस्ट की और एक साइकियाट्रिस्ट की, बट यहाँ पे न्यूरोसर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, तो इस टीम के अंदर न्यूरोसर्जन नहीं होता। ओके, न्यूरोसर्जन की यहाँ पे नीड नहीं होती, उस टीम के अंदर न्यूरोसर्जन नहीं होता। इसके अलावा जो साइकियाट्रिक सोशल वर्कर है, साइकियाट्रिस्ट है और साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ओके, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड आपने नाम सुना होगा। ओके, द पार्ट ऑफ द माइंड that is most associated with ineffective personality development, फ्रायड के अनुसार मन का वह भाग जो व्यक्तित्व के अप्रभावी विकास से सबसे अधिक संबंधित होता है। ओके, ऑप्शन ए अनकॉन्शियस, ऑप्शन बी सबकॉन्शियस, ऑप्शन सी सेमी कॉन्शियस एंड ऑप्शन डी इज कॉन्शियस। तो यहां पे अगर हम बात करें सिगमंड फ्रॉइड, ओके, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा है कि यहाँ पे किसी पर्सन की अगर बात करें, किसी पर्सन का जो पर्सनैलिटी है, उसका जो बिहेवियर होता है, ओके, सबसे ज्यादा एसोसिएटेड किससे रहता है? ओके, दैट इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ इनइफेक्टिव, ओके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सन की अगर हम बात करें तो पर्सन की जो भी थॉट प्रोसेस होते हैं, उसके जो अनकॉन्शियस माइंड के जो भी उसके थॉट्स होते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। द राइट आंसर विल बी द अनकॉन्शियस। ओके, द राइट आंसर विल बी द अनकॉन्शियस, विल इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अचेतन मन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, लिम्फ नोड्स फाउंड इन द चेस्ट नियर द लंग्स एंड हार्ट आर कॉल्ड एज। जो लिम्फ नोड्स होती है जो अपने हार्ट और लंग के पास में पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, ऑप्शन बी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ऑप्शन सी इंजाइनल लिम्फ नोड्स एंड ऑप्शन डी पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स अपनी बॉडी में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, तो चेस्ट और हार्ट के पास में पाए जाते हैं। तो आप सबको पता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स। क्या कहेंगे? मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स कहेंगे, जो अपने हार्ट और चेस्ट के पास में पाए जाते हैं। ओके, वहीं पे अगर ये पूछा जाता है नेक के पास में, अगर नेक के पास में पूछा जाता है आपको क्या कहना होता? आपको कहना होता सर्वाइकल का। और अगर आपसे पूछा जाता है ग्रॉइन एरिया में जो लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंगाइनल लिम्फ नोड्स। और एक और बहुत ही अच्छा सवाल है कि पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बिहाइंड द नी, घुटने के पीछे के साइड में पॉप्लिटियल। ओके, घुटने की पीछे की लसिका ग्रंथि। वैसे हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर हिंदी में अगर क्वेश्चन आता है तो, बट वैसे चांसेस कम है, हो सकता है हिंदी में आ भी जाए। ओके, वैसे आरआरबी का पेपर तो वहां पे हिंदी में आता है तो वहां पे आपकी हेल्प हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, विच फैक्टर इंक्रीजेस हार्ट रेट्स ऑफ फायरिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। व्यायाम के दौरान हृदय की धड़कन बढ़ाने में कौन सा कारक सहायक है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे आपकी हार्ट रेट क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका बढ़ने का कारण क्या है? आपके सामने ऑप्शन है कीमो रिसेप्टर्स, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी बैरो रिसेप्टर्स एंड ऑप्शन डी एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो भी जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे जो हार्ट रेट है वो तेज हो जाती है। वो क्यों होती है? तो वो होती है जब अपनी जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिसेप्टर्स मैसेज भेजते हैं, क्या भेजते हैं कि हार्ट रेट को बढ़ाओ ताकि जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो सके? फुलफिल हो सके। तो उस रिसेप्टर्स को या उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। ओके, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स इसको कहते हैं। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच लैबोरेटरी फाइंडिंग
इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद एक्यूट DIC? ऐसी कौन सी जो लेबोरेटरी फाइंडिंग है वो एक्यूट DIC के साथ में मोस्ट कंसिस्टेंट है? ओके, एक्यूट DIC के साथ में। ओके ओके, तो विच लेबोरेटरी finding is most consistent with acute DIC? Option A, elevated platelet count. Option B, prolonged PT, slash PTT with thrombocytopenia. Option C, decreased fibrin degradation products. And option D, elevated fibrogen levels. Okay, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीव्र प्रसारित अंतवाहिनीय रक्त जमाव की स्थिति में कौन सा प्रयोगशाला निष्कर्ष सबसे अधिक संगत होता है? ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें DIC, डिसेमिनेटेड, ओके, क्या कहते हैं DIC का मतलब पूरा क्या होता है? इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। ओके, तो एक्यूट DIC के दौरान कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग है मोस्ट कंसिस्टेंट होती है? तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ओके, प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, इट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, एंडोगेमस ग्रुप एसोसिएटेड विथ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, एक ऐसा समूह जो अपने परंपरागत व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। मतलब एक एंडोगेमस का मतलब क्या होता है कि ऐसा समूह जो अपने अंदर ही, यानी कि अपने समूह के साथ में ही शादी करता है या फिर मैरिजेस वगैरह जो डीलिंग होती है ग्रुप के अंदर ही होती, बाहर नहीं होती, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एंडोगेमस। ओके, एंडोगेमस मतलब विद इन ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? विद इन ग्रुप। और वहीं पे अगर सवाल पूछा जाता बाहर, ग्रुप से बाहर, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एक्सोगेमस। ओके, एक्सोगेमस मतलब आउट ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रुप से बाहर, या फिर आउटरीच इसको कहते हैं। तो यहां पे पूछा गया है कि एक ऐसे एंडोगेमस ग्रुप है जो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, स्लेवरी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? गुलामी भी कहते हैं, दास प्रथा भी इसको कहते हैं। ऑप्शन बी, कास्ट। ऑप्शन सी, क्लास एंड एस्टेट। ओके, तो ये सब अगर हम बात करें, कास्ट, क्लास, एस्टेट, स्लेवरी, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब सोशियोलॉजी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा समूह जो एंडोगेमस है और साथ साथ अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ और ट्रेडिशनल वर्क के साथ जुड़ा हो, तो वो कौन सी है? वो है कास्ट। कौन सी है? कास्ट। कास्ट आप सबको पता होगा, मोस्टली इंडिया के अंदर जो भी जातियां हैं उनकी अगर बात करें तो जाति का नाम कैसे आया? जो वो काम करते थे, जैसे वो ऑक्यूपेशन के साथ में थे, वो उस ऑक्यूपेशन से उनकी जाति बन गई। ठीक है, चाहे हम बहुत सारे अलग अलग जातियां हैं जिसके बारे में जैसा वो काम करते थे उनकी जाति वो बन गई, तो वो किसके अंदर है? वो कास्ट के अंदर आता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बाकी स्लेवरी है, स्लेवरी आप सबको पता होगा, गुलामी। आप सबने बाहुबली मूवी भी शायद देख रहे हो, तो वहां पे आपने देखा भी होगा कि पर्सन दूसरे पर्सन का क्या होता है? पूरा गुलाम होता है। वो पर्सन जो कहता है वो पर्सन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल है, इन द चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, एक चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है, ठीक है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के अंदर एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट अबाउट पेरेंट एजुकेशन। ओके, बाल निर्देशन के लिए माता पिता की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? ओके, ऑप्शन ए, कीप द चाइल्ड आइसोलेटेड, बच्चे को अलग से अलग रखना। अवॉइड टू मच इंटरेक्शन विद द फैमिली, फैमिली से उसको अवॉइड कर देना, मतलब उनका इंटरेक्शन कम कर देना। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग फैमिली इंटरेक्शन, फैमिली इंटरेक्शन को मजबूती प्रदान करना, और फ्रीडम, बच्चे को फ्रीडम देना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक होता है, जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक होता है, यहाँ पे जो पेरेंट एजुकेशन दी जाती है, पेरेंट की एजुकेशन दी जाती है, तो यहाँ पे सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो ये रहता है कि फैमिली को
जो फैमिली के बीच, सभी के बीच में जो फैमिली के मेंबर्स और उनके बीच इंटरेक्शन जो होता है उसको क्या करना, उसको मजबूती प्रदान करना, जो यहाँ पे जो चाइल्ड क्लिनिक होते हैं वहां पे प्रोवाइड की जाती है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के अंदर, कि जो परिवार में जो लोग रहते हैं उनके बीच संबंध क्या हो, बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्ट्रांग हो। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, which of the following is the most immediate priority in assessing disaster impact on a community? एक कम्युनिटी जिसके ऊपर क्या होता है, कोई डिजास्टर आ गया, यानी कि कोई किसी तरह का डिजास्टर, आप सबको पता है डिजास्टर का मतलब क्या होता है, सडन ऑनसेट ऑफ एनी इवेंट विच मे हार्म, ओके, और विच मे कॉज लॉस ऑफ द लाइफ और प्रॉपर्टी। ठीक है, जो जिसके कारण से लोगों की जान भी जा सकती है या फिर लोगों के जान माल को नुकसान होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है। ठीक है, तो इस तरह का कोई इवेंट आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस तरह उस सडन इवेंट को हम कहते हैं डिजास्टर। अब डिजास्टर की अगर हम बात करें तो डिजास्टर के टाइम पे यहाँ पे बच्चों सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इमीडिएट प्रायोरिटी इन असेसिंग डिजास्टर इंपैक्ट ऑन ए कम्युनिटी। तो किसी समुदाय पे प्रभाव आपदा आने पर तो आपको उसका क्या करना है, आकलन करना है। ओके, तो आकलन करना तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी किसको देनी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है इकोनॉमिक डैमेज असेसमेंट, जो आर्थिक क्षति है उसको। अगला, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड सेफ्टी, मानव जीवन को खतरा है। ऑप्शन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हो रहा है। और इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला जो आपको प्रायोरिटी होगी या फिर सबसे पहला जो आपको प्रायोरिटी असेस करनी है वो कहाँ पे करनी है कि उस चीज से, उस डिजास्टर से जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानव जीवन है, उसको किसी कोई थ्रेट या कोई खतरा तो नहीं, उनकी सेफ्टी के साथ में कोई किस तरह कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन बी, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड सेफ्टी, इट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, आप सबको पता होगा एक होती है थायराइड ग्लैंड और एक होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होती है, ओके, आर पार्शियली एम्बेडेड इन विच सरफेस ऑफ द लेटरल लोब्स ऑफ द थायराइड। थायराइड ग्लैंड के किस साइड में पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है? तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन है एंटीरियर, लोअर, अपर और पोस्टीरियर। तो आप सबने थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें तो कैसी शेप होती है थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड होती है बटरफ्लाई शेप की। ओके, कुछ इस तरीके का आकार की थायराइड ग्लैंड होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड कुछ इस तरीके की होती है। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो, ये अगर हम बात करें तो ये कौन सा एरिया हम मान रहे हैं? ये हम मान रहे हैं बैक साइड यानी कि पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में यहाँ पे, ओके, पोस्टीरियर में यहाँ पे बैक साइड में यानी कि ऑप्शन डी, पोस्टीरियर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, यहाँ पे क्या होती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है कहाँ पे? थायराइड के बैक साइड में 4, ओके, 1 2 3 4, जो थोड़ी सी क्या होती है? सरफेस में थोड़ी सी धसी हुई होती है। ओके, तो ऑप्शन डी यानी कि पोस्टीरियर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होती है? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर में होती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन किया। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों के लिए हम लेके आए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्पेशली कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेगी डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेगी, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी और ये सब मिलेगी आपको ओनली इन ओनली 4999 के अंदर और इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की। इसके अलावा जो बच्चे जो सिर्फ चाहते हैं कि हमने प्रिपरेशन तो करें बट हमें प्रिपरेशन के साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए हम लेके आएंगे टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे, साथ साथ 10 आरआरबी के ओल्ड मॉडल पेपर मिलेंगे और उसकी जो लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों रहेगी और ये इसकी जो प्राइस रहेगी ओनली इन ओनली 599। तो इसी तरीके से बच्चों आगे की हम बात करें तो इसी तरह की आगे की क्लास के अंदर भी हम ऐसे ही अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन रहेंगे और आगे और टॉपिक्स के लिए ऐसे ही और डिस्कशन के लिए जुड़े रहिए किरोशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।